SLEDU and this is Dr. Sarika, your biology teacher. आज इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। बट उससे पहले हमने येस्टरडे प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा था, राइट? देन हमने उसकी लेबलिंग की थी। उसमें स्टेमन था जिसमें एंथर और फिलामेंट है, और स्टेमन आपका क्या है? स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पेल है वो क्या है? वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। उसके बाद हमने इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ा था कि कैसे स्टेमन पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, राइट? उसके बाद पॉलन ग्रेन्स कुछ सिक्रीट करता है, और जब सिक्रीशन होता है तो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक फॉर्म होती है? फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी तक मेल गैमेट्स को लेके जाती है। जो पहला मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है एग के साथ, ठीक है, और उसके बाद इट विल लीड्स टू दी फर्टिलाइजेशन एंड विच फर्दर लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, राइट? दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस सेशन में स्टडी करी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और एनिमल्स, जिसमें कि आपके सिलेबस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट? तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी SLEDU को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम पहला पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। आपको 12th में ये सब अलग अलग चैप्टर्स डिटेल में स्टडी करने हैं, बट जितना है डेफिनेटली उतना तो मैं कराऊंगी, सो नो वरी। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज मिस कर दूंगी जो आपकी बुक में गिवन है और मैंने नहीं कराया है, हम लोग सब कराने वाले हैं। बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो उसी तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसको लेके चलते हैं ताकि आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सी, मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, लेबल किया हुआ है, एक बार मैं आपको लेबलिंग बता देती हूँ, बट अगर एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो बहुत ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है, सी जो क्वेश्चन आते हैं वो तो या ऐसे आ सकता है दैट एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस केस में आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। बट कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया, राइट? फिर यहाँ पे डाल दिया, सपोज ये डाल दिया A, ये डाल दिया B, ये डाल दिया C, ये डाल दिया D, तो आपको बताना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा डायग्राम आपको पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक रफ डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस हमारे पास पेयर में होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है? और क्या क्या होता है, ये जिस पाउच में आपकी टेस्टिस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस होती हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो आप ग्लैंड्स देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये आपके सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है? देन दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये पेनिस हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक है? अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो
जब हम टेस्टिस की बात करते हैं, हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 2 आपकी टेस्टिस होती है, ठीक है। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले टेस्टिस की ही बात करते हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे चैम्बर होते हैं, इस तरीके से कंपार्टमेंट कह लो, चैम्बर कह लो, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। आई थिंक दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 कंपार्टमेंट और चैम्बर्स, ठीक है। ये आपके हो गए। नाउ ये आपका टेस्टिस है, आपको पता है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ये कंपार्टमेंट जो होते हैं इन्हें बोलते हैं लॉब्यूल। क्या बोलते हैं? लॉब्यूल, सेमिनिफेरस लॉब्यूल। याद रखना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो सेमिनिफेरस लॉब्यूल होते हैं। अब इन लॉब्यूल्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं, बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी ये लॉब्यूल में ट्यूब्स हो गई, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस के अंदर है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, राइट। अब ये भी एक लॉब्यूल के अंदर 3 से 4 आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ट्यूब्यूल्स मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब होता है। अब जो लॉब्यूल है आपका सेमिनिफेरस लॉब्यूल्स है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से सेल्स होते हैं सभी लॉब्यूल्स के अंदर। इन सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स, ठीक है। अभी सिर्फ मैं लेबलिंग बता रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कौन सा जो आपका लेबल हमने किया है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये हो गए लेडिक सेल्स। अब पहले यहां तक समझते हैं क्या क्या फंक्शन किसका है। टेस्टिस जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करें तो एक होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अगर मेल के केस में बात करें तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका है टेस्टिस, ठीक है। और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये जो अदर पार्ट्स आप देख रहे हो, इनको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हुआ तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या ही फंक्शन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइमरी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर है कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है और सेकेंडरी जो अदर दियो है। अब हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है मेल के अंदर। टेस्टिस का स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारे 10 to 15 सेमिनिफेरस लॉब्यूल्स होते हैं। अब ये लॉब्यूल्स के अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं, समझ में आया। और लॉब्यूल के अंदर लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? मेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही हार्मोन मेल के अंदर सिक्रीट होता है, जिससे आपका, हमने लास्ट अभी यस्टरडे जो हमने सेशन कंप्लीट किया था उसमें हमने चेंजेस पढ़े थे प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हार्मोन कौन सा होता है मेल में? वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इस पर एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आएगा जरूर, ठीक है। तो मेल में आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है ये वाला हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कराता है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। किस में होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमने टेस्टिस पढ़ा, टेस्टिस ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस के अंदर 10 to 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम सेमिनिफेरस लॉब्यूल बोलते हैं। इन लॉब्यूल्स के अंदर 3 to 5 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं।
फिर लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, और लेडिक सेल्स क्या करता है, इट प्रोड्यूस इन मेल सेक्स हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जो कहाँ होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो नाउ ये जो ट्यूब्स निकली हुई हैं ये एक पॉइंट पे आकर मिलती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसमें ये इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये आपकी टेस्टिस हो गई, राइट। यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हो गए, ये आप देख रहे हो कंपार्टमेंट्स बने। ठीक है, इसमें ट्यूब्स हुई 4-5 पतली पतली एकदम। फिर ये सेल्स हो गए जिसको हम लेडिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, क्या करता है, प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और ट्यूब्स क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑल्दो ये 12th में है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स क्या होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना और स्पर्मेटो स्पर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखो, अब यहाँ से जो ये ट्यूब्स होती हैं ये एक जगह पर आकर मिलती हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट पे यहाँ पर आकर मिलती हैं, ये वाले। ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। यहाँ पर आकर मिली। ठीक है, अभी मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर आकर जब मिलती हैं तो वो एक इनसे बाहर जाती है। ये जो होते हैं ये कम से कम 10 to 15 आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे जो भी स्पर्म्स बने वो बाहर निकलने का उनका रास्ता होता है। इनको बोलते हैं वासा इफरेंशिया या वासा इफरेंस। क्या बोलते हैं, वासा इफरेंशिया। ठीक है, आप इफरेंशिया लिख दो, आप वासा इफरेंस लिख दो, एक ही चीज होती है। वासा इफरेंशिया का क्या फंक्शन होता है कि जितने भी ट्यूब्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन हुआ स्पर्म्स का, उन स्पर्म्स को एक जगह यहाँ पर ये इकट्ठे हुए। ठीक है, और इकट्ठे होने पर जिन ट्यूब्स की हेल्प से वो बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं वासा इफरेंशिया। वो बाहर लेके जाती है। अब बाहर लेके गई, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ये स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको रब कर देती हूँ, वासा इफरेंशिया। आपको पता चल गया कौन सा पार्ट है। ठीक है, अभी ड्रॉ करते हैं हम दूसरा स्ट्रक्चर। यहां पर होता है फिर ये एपिडेमिस। क्या होता है, सॉरी एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, EPIDIDYMIS, एपिडिडाइमिस। अब वासा इफरेंशिया का क्या फंक्शन है, जो भी स्पर्म उसने कलेक्ट करे उसको लेके जाता है एपिडिडाइमिस तक। ठीक है, तो ये आपका एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर है। उससे पहले हम एक और चीज भूल गए बाय द वे, कि टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में होता है ना। मैंने आपको बताया ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोलते हैं। अब देखो, जब बेबी का बर्थ नहीं होता है, मेल बॉय अगर जो भी बर्थ होना है बेबी का, अगर वो बॉय है, तब तक वो टेस्टिस उसके एब्डोमिनल कैविटी में होती है। जैसे ही बर्थ होता है उसके एब्डोमिनल कैविटी से वो बाहर आ जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, नीचे आ जाती है, जिसको हमने नाम दिया है स्क्रोटम का। क्यों, जो एक मेल का जो एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उससे उसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है कम चाहिए होता है, इसीलिए वो बिलो द एब्डोमिनल कैविटी और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। ये क्लियर है। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, स्क्रोटम का फंक्शन कुछ नहीं है, बस उसको वहां पे उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, यही स्क्रोटम का फंक्शन है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है। चलिए, तो हम कहाँ थे, वासा इफरेंशिया स्पर्म्स लेकर उसने एपिडेमिस को दे दी। अब एपिडेमिस से एक अगेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। देखो, वासा डिफरेंशिया जो है ये स्पर्म्स लेके जाती हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कहाँ गया हमारा वासा डिफरेंस। तो ठीक है, यहाँ से जो एपिडाइडमिस है यहाँ पे स्पर्म्स होंगे, इमेच्योर स्पर्म्स होंगे। ठीक है, जो वासा इफरेंशिया लेकर आई। उसके बाद
एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया उसको लेके जाती है, स्पर्म्स को लेके जाती है। अभी यहाँ पे आपका होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, तो वहां से घूम के यहाँ पर आता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो आपके यूरिनरी ब्लैडर है उससे पीछे से घूम कर आएगा यहाँ की साइड, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, जैसे सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो समझो, वासा डिफरेंशिया यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आने के बाद वो यहाँ तक आया, उसके पीछे आया यूरिनरी ब्लैडर के, तो यहाँ पे वो सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है सेमिनल वेसाइकल, ये आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये वासा डिफरेंशिया है ना, ये आता है और यहाँ से सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो जो सिक्रीशन होता है ना उस ग्लैंड का, वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, क्लियर, स्पर्म के साथ वो भी मिक्स हो जाता है। फिर जब मिक्स हो जाता है तो यहाँ पर एक और आपका ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब पहले स्पर्म्स थे, वासा डिफरेंशिया जो स्पर्म्स लेकर आया, स्पर्म के साथ जब वो सेमिनल वेसाइकल पे आया तो उसका भी सिक्रीशन उसमें ऐड हो गया। नाउ जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है वो भी उसमें ऐड हो गया। अब क्या क्या सिक्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स, ये सारा आप 12th में पढ़ेंगे, ये सारा कुछ भी नहीं है, ये 10th में आपका नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ उसका फंक्शन आ गया, उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो आपके यूरेथ्रा में जाती है, मेल यूरेथ्रा में जाती है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से ये ट्यूब निकली और मेल यूरेथ्रा, मेल पेनिस में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है आपका, वो आपके होते हैं स्पर्म्स प्लस सीमन। और सीमन क्या है, सीमन आपके जो ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया, बेसिकली वो कुछ नहीं होता है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे सीमन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो एक्टिव रहे, ताकि वो सही रहे, ताकि वो डैमेज ना हो, इसलिए जो ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करते हैं वो उसके साथ मिल जाता है और फिर वो मेल यूरेथ्रा में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखो, मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है आपको, दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ इसको। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है। अब जब टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस कहाँ होती है, बिलो दी एब्डोमिनल कैविटी होती है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी होती है, और जिस पाउच के अंदर होती है उस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, 10 to 15 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम सेमिनिफेरस लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल के अंदर बहुत सारी 3 से 5 ट्यूब्स होती हैं जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, या मैं कह लूं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, राइट। अब लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, और लेडिक सेल्स क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है यहाँ तक। अब जब स्पर्म्स, अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म के फॉर्मेशन में। अब स्पर्म बन गए तो ये सारी ट्यूब एक जगह आके इकट्ठी हो गई इस वाले एरिया में, ठीक है। और इस एरिया से बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं जिसे हम वासा इफरेंशिया कहते हैं। दैट मीन्स वासा इफरेंशिया का फंक्शन क्या है कि वो कैरी करके लेता है स्पर्म को और फिर वो ट्रांसफर कर देता है उन स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस में। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस, ये ट्यूब्यूल, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका दिखा, ये एपिडिडाइमिस है। यहाँ पे इमैच्योर स्पर्म्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जब तक रिप्रोडक्टिव लाइफ चलती है मेल की, ये बनते रहते हैं स्पर्म्स। तो यहाँ से फिर इमेच्योर जो स्पर्म्स आपके एपिडिडाइमिस में आए, वो फिर वासा डिफरेंशिया उसे लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, और यहाँ पर आके वो ग्लैंड्स के साथ, उनका जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन उसमें मिक्स हो जाता है। फर्दर एक ट्यूब यहाँ से निकलती है जो कि आपके मेल यूरेथ्रा में जाती है, मेल पेनिस में जाती है, और वहां पे जो सिक्रीशन होता है, जो मिक्सचर होता है, वो किसका होता है, स्पर्म्स प्लस सीमन का। क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, एक तो मैंने आपको बताया, मे भी हो सकता है वो सीधा सीधा आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या कर सकते हैं कि
आपको ये डायग्राम दे दे, ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको बना के दे दे, लेबलिंग नहीं करे, उसकी जगह ABCD डाल दे और आपसे पूछे कि ए का फंक्शन बताओ, ए क्या है वो बताओ और ए का फंक्शन क्या है वो बताओ, तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। अब जैसे टेस्टिस की अगर हम बात करें ए पार्ट की, तो टेस्टिस क्या करता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, मेल जर्म सेल्स जिसको हम बोलते हैं, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है और मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। वासा डिफरेंशिया क्या करता है, एपिडिडाइमिस से इमेच्योर स्पर्म्स को लेके जाता है और फिर उसको ट्रांसफर करता है आपके मेल यूरेथ्रा में, तो ये इसका फंक्शन हो गया। सेमिनल वेसिकल आपके ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से वो आता है और फाइनली जो वासा डिफरेंशियल जो भी आपके स्पर्म्स लेकर आया वो सारे के सारे स्पर्म्स यूनाइट हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, एंड देन यूरेथ्रा जो है आपका, जो मेल यूरेथ्रा है, जो पेनिस है, वो क्या एक्ट करता है, वो वहां से स्पर्म और यूरिन दोनों का पैसेज होता है, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, पॉइंट वाइज, तो मुझे ये आपको बताना है कि अगर मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो उसको आप कैसे लिखने वाले हो, तो मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ एक दो चीजें लिखवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स, ठीक है, और उस जर्म सेल्स को क्या कहते हैं हम, बताओ जरा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो हार्मोन आपका प्रोड्यूस होता है। दूसरा पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस, कहाँ होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टिस में, है ना, इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में भी कौन से पार्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जल्दी बताओ, जल्दी से टाइप कर दो फटाफट से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और द स्पर्म्स टिपिकली requires a lower temperature than the normal body temperature, requires a lower temperature than the normal body temperature, है ना, यही तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है, वो स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म को एक परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो जो स्पर्म्स है दे रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और कितना कम चाहिए होता है, 2 to 3 degree Celsius, ठीक है। Now the next point is the testes secrete hormone, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, तो आप लिख लोगे टेस्टोस्टेरोन, that brings changes in the appearance of boys, at the time of, जल्दी बताओ, at the time of their puberty, right, at the time of their puberty, तो जो भी आपका टेस्टिस सिक्रीट करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, वो जो हमने चेंजेस हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े, दैट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन बॉयज एट प्यूबर्टी, तो वो चेंजेस, सो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी चेंजेस के लिए। अब जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ, सिक्रीट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हुए, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में के बाद वासा डिफरेंशिया उन स्पर्म्स को लेके जाता है एपिडिडाइमिस में, याद है, एपिडिडाइमिस से वहां पे सारे के सारे जो है आपके इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, वो टेम्परेरी स्टोर करता है उन सारे स्पर्म्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितने भी स्पर्म्स बने वो वासा डिफरेंशिया लेके जाता है, ठीक है, then the formed sperms are then delivered, कौन डिलीवर्ड करता है, जल्दी से टाइप करो, delivered through the vasa differentia, है ना,
वासा डिफरेंस भी लिख सकते हो आप, वासा डिफरेंशिया भी लिख सकते हो आप। which unites with a tube coming from the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होके जाती है ना ट्यूब, कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5th पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस लेना होगा। ठीक है, चलिए। देन द 6th पॉइंट इज नाउ, जब यूरिनरी ब्लैडर से आया, ठीक है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स के ग्लैंड ने जो भी सिक्रीट किया वो सिक्रीशन उसके साथ मिक्स हो, देन प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी उसके साथ मिक्स हो गया, और फिर फाइनली वो ट्यूब के थ्रू यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा में चला गया। नाउ द यूरेथ्रा acts as a common passage for both, किन चीजों के लिए, for both the sperms and urine। तो स्पर्म्स और यूरिन का जो एक कॉमन पैसेज है वो यूरेथ्रा है आप। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पर्म्स आर फ्लूइड्स। क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब जो स्पर्म का डायग्राम है वो आप 12th में डिटेल में स्टडी करने वाले हो, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है, उसके बाद ये हेड होता है और उसके बाद ये इस तरीके से स्पर्म की टेल होती है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ये बहुत एक लॉन्ग टेल होती है दैट हेल्प्स टू मूव टुवर्ड्स दी फीमेल जर्म सेल्स, और ये आपका हेड होता है, ये आपका नेक होती है, और ये स्पर्म की जो है टेल होती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। दिस इज हेड, दिस इज नेक रीजन एंड दिस इज टेल। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आप 12th में डिटेल में स्टडी करने वाले हो कि और भी क्या क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से मूव करता है, कैसे कैसे जाता है। तो ये सारी चीजें आप 12th में पढ़ने वाले हो। तो अभी आपका सिर्फ यही है कि जितना मैंने आपको पार्ट्स बताए उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। Now this is the diagram showing female reproductive system। मैंने ऑलरेडी इसलिए ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, मैं लेबलिंग आपको बता देती हूँ। ये आपकी ओवरी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आपका ओवरी है, और सेकेंडरी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो 2 ओवरी होती है। ये आपकी, ये जो है फीमेल में ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस है जो पियर शेप स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है। ये जो नैरो आपका है ये सर्विक्स, और ये वेजाइना। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया ना कि क्वेश्चन कैसे आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा कम आता है। ठीक है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, बाकी का सारा काम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो इसको लाइटली मत लेना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत एक फीमेल के लिए बहुत डिफिकल्ट है इतनी सारी चीजें एक साथ करना। ठीक है, तो अब ये आपको लेबलिंग समझ में आ गई। 2 ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब है जो आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यूट्रस है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, देन सर्विक्स और वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बेबी बाहर आता है, बेबी कम्स आउट हियर। ठीक है, तो इसलिए जो कैनाल, जिस कैनाल से बेबी बाहर आता है उसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, जो आपकी सर्विक्स और वेजाइना है, राइट। नाउ देखो, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बताया कि स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, ये प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव लाइफ उनकी खत्म नहीं होती मेल की। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी नया एग प्रोड्यूस नहीं हुआ है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसकी ओवरी में होते हैं। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम वो
डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। और जब प्यूबर्टी एज आती है तो आपको पता है कि हर मंथ जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है तो हर मंथ एक एग मैच्योर होके रिलीज होता है। अब या तो वो रप्चर हो जाएगा या फिर वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज होती है। अब 2 ओवरी है, ये आपको 2 ओवरी दिख रही है, ठीक है, तो दोनों ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, ठीक है। तो जब मंथ की बात करते हैं तो ऑल्टरनेट मंथ्स पे ये रिलीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मंथ में यहाँ से रिलीज हुआ एक एग, तो दूसरे मंथ में राइट साइड से होगा, तो लेफ्ट राइट करके ऐसे वो एक एक एग मैच्योर होके रिलीज होता जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आप प्रोसीजर समझो, फिर बाद में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे उसको लिखना है। तो अब देखो, यहां से ओवरी से एग रिलीज हुआ, एक ओवा रिलीज हुआ, ठीक है। ओवा रिलीज होने के बाद ये जो आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये देखो मेरा जहां पे मेरा पेन चल रहा है ये येलो से, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्री बोलते हैं इसको। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उस एग को कैच करता है, ठीक है। जैसे ही ओवरी ने एक ओवा और एक एग रिलीज किया तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये उसको कैच कर लेता है। कैच करने के बाद ये यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में उसको लेके जाता है, ठीक है। तो यूट्रस में ही आपका जो है वो एग, उसका जो पाथ है वो फैलोपियन ट्यूब से उसको यूट्रस में लेकर आता है। अब देखो ओवा ने फंक्शन बता रही हूं मैं, ओवरी ने क्या किया, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे एग्स होते हैं, एग्स या ओवा जो भी आप कह लो, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो होता है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मेल में एक हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में 2 हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि मेल का क्या है और फीमेल के क्या क्या है, ठीक है। अब ये तो फंक्शन हो गया आपके ओवरी का, ओवरी ने एग को रिलीज कर दिया, ठीक है। रिलीज करके किसने कैच किया, फैलोपियन ट्यूब में कैच किया। और फैलोपियन ट्यूब जो आपकी होती है इसको हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो फैलोपियन ट्यूब है वो आपके फर्टिलाइजेशन भी वहां होता है। कैसे, देखो जैसे वेजाइना से एंट्री होती है स्पर्म की और वो यूट्रस के थ्रू यहाँ पर आता है फैलोपियन ट्यूब में। ये आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये कुछ इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया। देन यहाँ पे आपकी पेयर ऑफ ओवरी हो गई, ओवरी ने ओवा एग रिलीज किया, फैलोपियन ट्यूब ने उसको कैच किया। कैच करने के बाद यहाँ पर इस एरिया में जब स्पर्म ने वेजाइना से एंटर किया और यूट्रस के थ्रू वो बॉडी के अंदर आया तो कहीं इस पार्ट पे, मैं कलर चेंज कर, इस पार्ट पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है जहां पे एग और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, क्लियर है यहाँ पे। तो ये, और इस रीजन को बोलते हैं एम्प्यूला। आपको फर्दर फैलोपियन ट्यूब के और भी डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे आपको इन्फेंडुलम होता है, एम्प्यूला होता है, इस्थमस होता है, ये सारे आप 12th में पढ़ोगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी वो एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइज्ड होता है। फर्टिलाइज्ड होने के बाद फिर से फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है कि जब वो फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर उसको वो यूट्रस में लेके जाता है उस जाइगोट को, जो फर्टिलाइज्ड हुआ एग आपका, और यहाँ पे वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन जो होता है वो आपके यूट्रस में होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, साथ ही साथ जब फर्टिलाइज हुआ तो उसको यूट्रस तक ले जाने का काम भी फैलोपियन ट्यूब का है, क्लियर। अब यूट्रस क्या है आपका, अगर हम यूट्रस की बात करें तो पियर शेप स्ट्रक्चर है। पियर खाया होगा ना, फ्रूट होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर है ना। अब पियर शेप स्ट्रक्चर वो भी इन्वर्टेड, आप उसको इन्वर्ट कर दो, आप ऐसे पियर है आपका इस शेप का, आप उसको इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो जो स्ट्रक्चर उस पियर का होता है, इन्वर्टेड पियर का, वही आपका यूट्रस का होता है। नीचे से यूट्रस बहुत नैरो होता है, नैरो ये जो आपको दिख रहा है इसी पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसके बाद फिर वो ब्रॉड हो जाता है जिसको हम वेजाइना बोलते हैं। यूट्रस में 3 लेयर होती है, अभी कौन कौन सी है क्या है ये आपको नहीं करना है फंक्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 लेयर होती है। देखो पहली लेयर ये होती है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, दूसरी लेयर ये होती है जो क्या करती है, जब फर्टिलाइज्ड हुआ, जब एक मदर प्रेग्नेंट हुई तो उसके यूट्रस को
एक्सपैंड करने के लिए, उसकी मसल को उसको एक्सपैंड करने के लिए जो आपकी सेकेंड लेयर है वो यही काम करती है कि वो एक्सपैंड हो जाती है, ताकि जो बेबी है वो अच्छे से वॉर्म में यूट्रस में डेवलप हो सके, ठीक है। और जो आपकी थर्ड लेयर है ये वाली यूट्रस की, वो थर्ड लेयर उन दोनों फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करती है। तो मेजर जो काम है वो आपके ये थर्ड लेयर, ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। अगर ये लेयर ही नहीं होगी, ये इम्प्लांटेशन प्रोवाइड कराती है, इम्प्लांटेशन के लिए ये साइट देती है, इसलिए यहाँ पे ये वाली लेयर इंपॉर्टेंट होती है। अगर यही लेयर नहीं होगी यूट्रस के अंदर तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया, यूट्रस में 3 लेयर होती है। पहली लेयर जो इम्प्लांट कराती है, दैट मीन्स जो इम्प्लांटेशन होता है, जो गर्भधार होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। देन जो आपकी सेकेंड लेयर होती है, सेंटर वाली लेयर, वो उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करती है, और थर्ड लेयर उसको सपोर्ट करती है, क्लियर। उसके बाद बर्थ कैनाल आपकी आ गई, सर्विक्स और वेजाइना, जिसमें से जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, सर्विक्स जो है आपका, जो फीमेल की बॉडी के अंदर सर्विक्स होता है वो हमेशा क्लोज रहता है। वो इसलिए क्लोज रहता है ताकि बेबी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए या बेबी पहले बाहर ना आ जाए। तो जब सही टाइम आता है तो सर्विक्स ओपन हो जाता है और फिर बेबी वहां से डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है बॉडी से, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये है आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको लिखना कैसे है, और अगेन इसमें भी ऐसे ही आ सकता है कि पहला आपको लेबल कर दिया, ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। अब आप बताओ कि ए क्या है और उसका फंक्शन बताओ, बी क्या है उसका फंक्शन बताओ, सी क्या है उसका फंक्शन बताओ। तो ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवरी का फंक्शन है एग को रिलीज करना, प्लस जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करना। कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फेलोपियन ट्यूब क्या है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होता है एग। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब ही आपके उस एग को फर्टिलाइज करके यूट्रस के अंदर लेके जाती है। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस का फंक्शन क्या होता है, इम्प्लांटेशन करना, ठीक है। उसके बाद जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो वहीं पे वो बेबी का डेवलपमेंट होता है। 9 मंथ्स तक वो उसको अपने बेबी उस यूट्रस के अंदर बेबी रहता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है, और उसके बाद सर्विक्स और वेजाइना जो हमारी बर्थ कैनाल है उसके थ्रू बेबी कम्स आउट, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ये सब आपको देना है कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। along with ओविडक्ट्स, और जो ओविडक्ट्स मैंने नाम दिया है, ये ओविडक्ट्स और कुछ नहीं है, ये फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स है। फेलोपियन ट्यूब्स को ही ओविडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद ओविडक्ट्स, कॉमा वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ठीक है। ये सारे के सारे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। चलिए सेकेंड इज मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग्स, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, अब वही चीज मैंने बताई कि मेल में स्पर्म्स आते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में बर्थ के टाइम पे ही मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो प्यूबर्टी की एज तक मिलियन से 1000 हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, और प्यूबर्टी से जब हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, फीमेल का मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, तब एक एक एग ऑल्टरनेट मंथ पे रिलीज होता जाता है। कभी एक बार लेफ्ट ओवरी से, दूसरा राइट ओवरी से, इस तरीके से ऑल्टरनेट मंथ पे वो रिलीज होता जाता है, या तो वो रप्चर हो जाता है, तभी हमारे जो हमारी लाइनिंग है यूट्रस की वो ब्रेक होती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, या फिर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टू प्रोड्यूस एग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द एग। अब जो एग प्रोड्यूस हुआ इज ट्रांसपोर्टेड, कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम, जल्दी से लिख दो फटाफट से, फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ट्रांसपोर्ट हुआ टू दी वॉम्ब, है ना, और
किसके थ्रू होता है? थ्रू फेलोपियन ट्यूब। वॉर्म क्या है? यूट्रस है, ठीक है। जैसे फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट्स भी कहते हैं, ऐसे ही यूट्रस को वॉर्म भी कहते हैं। तो थ्रू फेलोपियन ट्यूब्स आपका जो एग है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओवरी से यूट्रस में, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द टू ओविडक्ट्स। दो ओविडक्ट्स है ना, एक लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है। तो जो दोनों ओविडक्ट्स हैं वो यूनाइट करती हैं एक जगह पर एंड फॉर्म an elastic bag like structure or inverted pear shaped structure जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने पढ़ा है known as the uterus। क्लियर? अब यूट्रस कहाँ ओपन होता है? which opens into the vagina through the cervix। तो ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए कि लेबलिंग क्या है, कौन कौन से पार्ट है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट। अब जब स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि जब एग फेलोपियन ट्यूब से आ रहा है और स्पर्म वेजाइना के थ्रू फेलोपियन ट्यूब पे ही मिला तो वहां पे वो फर्टिलाइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस लिखोगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो लाइनिंग होती है, द थिकनिंग लाइनिंग ऑफ यूट्रस, थिकनिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड रिचली सप्लाइड ब्लड, जो भी ब्लड सप्लाई होता है वहां पे, मैं एक स्पेस ले लेती हूँ थोड़ा सा ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द सिक्स्थ पॉइंट इज द थिकनिंग लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड रिचली सप्लाइड ब्लड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो इन द यूट्रस, ठीक है। इन द यूट्रस को ये ब्रैकेट आप हटा देना, ग्रोइंग एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तो जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कहाँ पर होता है? वो यूट्रस के अंदर होता है। सबसे पहले जब फर्टिलाइज्ड होके वो एग आता है यूट्रस के अंदर तो वहां पे इम्प्लांट होता है और इम्प्लांट होने के बाद वो 9 मंथ तक वहीं पर डेवलप होता है, ठीक है। इसी में ही आप लिखोगे देन द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिशन। अब ऑब्वियसली उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है? वो न्यूट्रिशन उसको मदर्स ब्लड देती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। और उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, स्पेशल टिश्यू जिसके थ्रू बेबी को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन रिसीव होता है मदर्स ब्लड से, उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्लेसेंटा की कि प्लेसेंटा क्या है। तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज likewise the development of a child, the development of a child inside the mother's body takes about कितने months लेता है? 9 months, takes about 9 months, ठीक है। और उसके बाद जो है डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी आपने पढ़ी। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट से और स्पर्म का फ्यूजन होता है एग के साथ और फिर वो फर्टिलाइज्ड होता है। तो जब इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स भी नहीं, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं सीबीएसई के, उनमें जनरली इसी तरीके से आता है कि आपको डायग्राम दे देंगे और आपको ए बी सी दे देंगे और आपको उसके बाद उसके फंक्शन बताना होगा, वो क्या है वो बताना होगा और उसके फंक्शन बताना होगा। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार भी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कैसे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत अच्छा ड्रॉ करना, बट एटलीस्ट एक रफ डायग्राम। आपको पता है टेस्टिस की शेप क्या होती है, ओवल होती है। मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाया है ना, तो बस आपको उसी तरीके से वही ड्रॉ कर दो, आपको उतना ही काफी है। और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब
आपके सिलेबस में इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचा है छोटा सा, जिसको बोला गया है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या टॉपिक है आपका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें कोई ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक एक चैप्टर है क्लास 12th में, ठीक है? तो वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट जितना भी दिया हुआ है या जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या दिया हुआ है। सी, एक ह्यूमन बॉडी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जितना इम्पोर्टेंट उसकी फिजिकल हेल्थ है, उसकी मेंटल हेल्थ है, उसकी सोशल हेल्थ है, उतनी ही इम्पोर्टेंट उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है। जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कई लोग इस पे बात करने से डरते हैं, इस पे शर्म आती है कि आप कैसे इसको बात करते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज मैंने आपको बोली कि जितना इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल और मेंटल और सोशल हेल्थ है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बट यस, आपका एक टॉपिक दिया हुआ है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, सिंपली बताया गया है कि कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो। तो मैं वो आपको मेथड्स बता देती हूँ, ठीक है? तो जो बर्थ कंट्रोल मेथड में पहला मेथड दिया हुआ है वो है आपका बैरियर मेथड, बैरियर मेथड्स। अब बैरियर मेथड्स क्या है? बैरियर मेथड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कॉन्डम्स हो गए, ठीक है? ये क्या करते हैं? दीज डिवाइस प्रिवेंट्स स्पर्म और ओवम को मिलने ही मत दो। तो मिलने ही मत दो का मतलब है कि उनके बीच में एक बैरियर लगा दिया, जिसके एग्जाम्पल है कॉन्डम्स, ठीक है? दूसरा मेथड आपका दिया हुआ है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड में जो फीमेल्स हैं, दे कैन यूज ओरल पिल्स। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स आते हैं पिल्स के, ओरल पिल्स के, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, जैसे सहेली एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के ये केमिकल मेथड है जहाँ पे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि ये मेथड क्या करता है। बैरियर मेथड में आपको पता है कि these devices prevent sperm from meeting the ovum, ठीक है? from entering the ovum or from meeting the ovum। केमिकल मेथड में हम ओरल पिल, फीमेल ओरल पिल्स लेती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, ताकि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। थर्ड मेथड आपका दिया हुआ है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेलिंग्स बेटा ध्यान से प्लीज, स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखा करो साइंस में। इसको IUCD भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल है कॉपर टी। ये कॉपर टी क्या करता है? ये एक टी शेप का, एक कॉपर का टी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो वुमन के यूट्रस में प्लेस किया जाता है, ताकि इम्प्लांटेशन ही नहीं हो फर्टिलाइज्ड एग का। सो दैट मीन्स it is placed inside the woman's uterus and prevents implantation of fertilized egg, ठीक है? तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता है यूट्रस के अंदर। इसके लिए इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास कॉपर टी, ठीक है? आप तो बहुत सारे और भी आ गए हैं, वो आप 12th में डिटेल में और भी एग्जाम्पल स्टडी करोगे, बट यहाँ पे आपका कॉपर टी दिया हुआ है। टी लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, इस तरीके का टी लाइक कॉपर का एक स्ट्रक्चर होता है जो वुमन के यूट्रस में प्लेस किया जाता है, डाला जाता है, और वहां से फिर वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट आपका जो मेथड दिए हुए हैं वो है सर्जिकल मेथड्स। क्या है? सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल से आपको समझ में आ रहा होगा, सर्जरी होती है। अब ये दोनों केस में हो सकती है, ये मेल में भी होती है, ये फीमेल में भी होती है। जैसे बैरियर मेथड की अगर हम बात करें तो कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, ठीक है? केमिकल मेथड के केस में फीमेल जनरली ये वाला मेथड यूज करती है, ओरल पिल्स लेती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। और इंट्रायूटेराइन भी फीमेल्स के लिए होता है, क्योंकि ये भी वुमेन के यूट्रस में ही प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट जो सर्जिकल मेथड है वो दोनों के केस में होता है, वो मेल के केस में भी होता है और वो फीमेल के केस में भी होता है। अब मेल के केस में इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी,
क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। और फीमेल के केस में इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी इट इन्वॉल्व्स रिमूवल एंड देन टाइंग अप अ पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस। क्या करते हैं? टाइंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, टाई कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जैसे वासा डिफरेंशिया जैसे आपकी ये है, अब यहाँ के बीच के इस पार्ट से उसको टाइंग कर देंगे या उसको रिमूव करके फिर उसको टाइंग कर देते हैं। टाइंग अप अ पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये आप लिख लेना, वासा डिफरेंशिया, ये आप खुद लिख लेना। मैं आपको बता रही हूँ वेसेक्टोमी क्या होता है। मेल के केस में सर्जिकल मेथड में जो यूज किया जाता है उस टर्म को हम वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी में ये रिमूव करते हैं और टाइंग अप कर देते हैं वासा डिफरेंशिया के पार्ट को। सिमिलरली ट्यूबेक्टोमी की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में होता है। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल एंड टाइंग अप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स क्या है? फेलोपियन ट्यूब। जो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब जा रही है, यहाँ पे ये या तो उसको रिमूव करके टाइंग अप कर देंगे, बांध देंगे। मतलब कि मैं क्या बोलूं, जैसे बैलून के बीच में से आप एक धागा बांधोगे तो वो एक साइड अलग हो जाएगा ना, तो एंट्री बंद हो जाएगी। तो उस तरीके से टाइंग अप कर देते हैं फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब में और मेल के केस में वासा डिफरेंशिया में। तो ये आपके दो सर्जिकल मेथड है जो आपके मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो ये आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जितना आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, वो सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि कितने मेथड्स होते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 और एक्सप्लेन एनी 1। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्लस आपको इन चारों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एक तो मैं ऑलरेडी सबको एग्जाम्पल बता ही चुकी हूँ और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट एक एक एग्जाम्पल भी लिखोगे तो भी ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस खत्म होता है। कल हम नया सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे, बट अगर आपको प्रीवियस सेशन आपने मिस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसके लिए आपको आई आइकन पर क्लिक करना होगा। वहां से आप प्रीवियस सेशन आराम से देख सकते हो। और आज का सेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्विज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस लिंक को ओपन करिए और उस क्विज को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जैसे हम और चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, सिमिलरली इस चैप्टर के लिए भी हम यही सेम आपका पैटर्न है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उस डे पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी भी आप इस सेशन में मैं ऑलरेडी उसमें डाल चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो भी हमारा संडे फिक्स होगा उस संडे में हम आपको उस क्विज का डिस्कशन मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे कल। और आज का ये टॉपिक जो है हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, देन हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो चुका है, देन हमारा 3rd चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।